तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोगों को पढ़ना है चॉइस ऑफ स्टडी। अब चॉइस ऑफ स्टडी क्या होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है और इसकी प्रोसेस क्या है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कुछ हमारे पास जो जेनरिक स्टडीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Organization continually face the challenges of exercising choices among alternatives। क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पास हमेशा कुछ न कुछ अल्टरनेटिव होते हैं। अब उन अल्टरनेटिव में से उसको सिलेक्ट करना हमेशा उसके लिए एक चैलेंज रहा। ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो स्ट्रेटेजिक चॉइस इज एन इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब कि एक ऐसा पार्ट है जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि हमें देखिए, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हमें हर डे किसी न किसी टाइम पर कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होता है। अब जब वो डिसीजन लेने हैं तो वो डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस होती है, तो उसमें कुछ हमारे पास स्ट्रेटेजिक रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक। तो हमें वही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, हम इस चैलेंज को हमेशा फेस करते रहते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं, कौन सा हम पॉलिसी अपनाएं जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस इज एसेंशियली अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये क्या है कि जब हम कोई भी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना चाहते हैं या चॉइस जो हमारी होती है वो क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास कई अल्टरनेटिव होते हैं। आपके पास कई अल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा बेस्ट डिसीजन है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ठीक। अब इसको इसको थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि इससे हमें ये क्यों करते हैं और इसके हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और इसमें क्या होता है थोड़ा। तो स्टडी प्लस हाउ डू वी गेट देयर, हम वहाँ पर कैसे, हम वो चीज़ कैसे पा सकते हैं। व्हाट डायरेक्शन शुड बी टेक, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। मतलब कि हमें कुछ भी अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि किस डायरेक्शन में जाए हम। ये हमारा एक मोन मोटिव होता है, यही हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाएं या किस तरीके से हम काम को करें कि जिससे हमारे पास हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो एक चीज ये देख लीजिए कि स्ट्रेटजी की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड फॉर स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजीज की। नो सिंगल स्ट्रेटजी इज द बेस्ट इन ऑल सिचुएशन एंड एट ऑल टाइम। कोई भी एक अगर इकलौती सिंगल स्ट्रेटजी है वो सभी परिस्थितियों में और हमेशा के लिए एक जैसी नहीं हो सकती है, ये सबसे अच्छी नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन कुछ अलग है, कल हो सकता है कंडीशन अलग हो। तो क्या जो स्ट्रेटजी आपने कल लगाई थी वही स्ट्रेटजी क्या आप आज भी लगाएंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो कहते हैं कि एक स्ट्रेटजी हमेशा सभी हमेशा के लिए वो लायबल नहीं हो सकती या हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अवॉइड कैजुअल बेंचमार्किंग बाय अलाइनिंग योर स्ट्रेटजी टू योर सिचुएशन। आप लोग बेंचमार्किंग पढ़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है
कि आपने जो स्टैंडर्ड जो कुछ सेट कर रखे हैं बस उसी में थोड़ा बहुत फेर बदल करके परिस्थिति हिसाब से कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि जो हमारे पास जो पहले से बनी हुई चीज़ें हैं उसमें से हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके परिस्थिति के हिसाब से उसको चेंज कर लें। तो वी नीड ए कंसिस्टेंट सेट ऑफ चॉइसेस। हमें क्या होता है, हमारे पास कई ऐसे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, हमारे पास ऐसे कई ऑल्टरनेटिव होने चाहिए जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटर को compete कर सकें। हम हमेशा ऐसे चॉइसेस या डिसीजन या एक्शन या टैक्टिक्स, ये सारी सब चीज़ें एक ही हैं। चॉइसेस या डिसीजन आपके डिसीजन लेते हैं, एक्शन या टैक्टिक्स जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए हमको ये सब करते रहना चाहिए ऑर्डर टू आउटविट आवर राइवल्स। राइवल्स माने आपके कॉम्पिटिटर। आपके कॉम्पिटिटर को पीछे करने के लिए या आपके कॉम्पिटिटर से उसका एडवांटेज लेने के लिए आपको हमेशा आपके पास कुछ चॉइसेस ऑल्टरनेटिव हमेशा होने चाहिए जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। विदाउट दिस कंसिस्टेंट सेट ऑफ टैक्टिक्स सिनर्जी इज लॉस्ट। बिना आपके कंसिस्टेंट लगातार, बिना लगातार जो टैक्टिक्स आप अपनाते हैं उसके बगैर सिनर्जी मतलब आप जो वहाँ पर सोर्सेस सारे सब कुछ लगा रहे हैं वो सब आपका वेस्ट चला जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं लेकिन आपने उनकी यूटिलाइजेशन की प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, आपने उनकी यूटिलाइजेशन की प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तो आपके पास चाहे जितने अच्छे रिसोर्सेज हो आप उनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। सेलेक्टिंग द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट विल एनेबल ए फर्म अचीव इट्स गोल। बेस्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना, आपके पास जो स्ट्रेटजी है या कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव जो एक्शंस है उनको सेलेक्ट करना आपका मेन मोटिव होता है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ गोल्स और टारगेट होते हैं। जब तक आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट पॉलिसी नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सम स्ट्रेटजी ऑप्शंस आर मोर एप्रोप्रिएट देन अदर्स। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं कभी कभी जो ज़्यादा प्रभावी हो सकती है दूसरों की कंपेरिजन में। जो दूसरी स्टडीज है उनके कंपेरिजन में कुछ दूसरी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, तो आपको वो स्ट्रेटजी जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको सेलेक्ट करना है। यही है चॉइस। चॉइस का मतलब यही है कि आपको कौन सी सेलेक्ट करना है। सम स्टडीज ऑप्शंस आर मोर एप्रोप्रिएट देन अदर। आपके पास 10 ऑप्शन है और 10 ऑप्शन में से आपको कौन सा बेस्ट रिजल्ट देगा ये अब आपकी चॉइस है। So strategists should evaluate the existing alternative before choosing the best strategy. तो जो डिसीजन मेकर होते हैं ना, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है, जितने भी अभी एग्जिस्ट अल्टरनेटिव मतलब कि जितने भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से उसको क्या होता है, बेस्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जितने भी उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसको तो पहले वो एवेल्यूएट करे। एवेल्यूएशन का मतलब कि सबको एक बार वो उनका इवैल्यूएशन करके ये देख ले कि इससे हमें कितना बेटर रिजल्ट मिल सकता है। जब उसको लग जाए कि हाँ इस स्ट्रेटजी से हम अपना बेस्ट आउटपुट या अपने ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं, तब हम फिर उस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको आपके पास काफ़ी अल्टरनेटिव्स हैं और आपको स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है तो आपको कुछ ना कुछ बेस तो होना चाहिए ना इवैल्यूएशन के लिए। आपके पास जैसे मैंने बताया कि जो डिसीजन मेकर है उसके पास 10 ऑप्शन है, हम 10 ऑप्शन में से उसको बेस्ट को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का क्या उसके पास क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना कि कुछ किस क्राइटेरिया के बेस पर उसको वो स्ट्रेटजीज को उसके ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पर जो स्ट्रेटजिस्ट है वो स्ट्रेटजी को जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको सिलेक्ट कर सकता है। पहला तो हो गया सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि उसके कॉम्पिटिटर के ओवर उसको जो एडवांटेज है उसका ले सके। फिर दूसरा है कॉर्पोरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव। जब आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, आप ये देखते हैं कि जो आप
ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है उसमें ये फुलफिल जो स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं ये सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही, ये सही फिट हो रही है या नहीं हो रही, तभी आप उस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो आपको जब भी कोई स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना हो तो आपको अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या गोल्स को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर कंपनी का हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के डायरेक्शन में ही सारे वर्क किए जाते हैं। सारे वर्क जो होते हैं उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। ठीक, एक ये हो गया। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड कल्चर। और जो आपको स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह से उठा लें, वो स्ट्रेटजी जो भी होगी आपकी जो पॉलिसी है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ में फिट बैठना चाहिए, वहाँ के हिसाब से फिट बैठना चाहिए। ऐसे कभी कभी लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देखा कि दूसरों को देख करके अरे उसके यहाँ तो उसने उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा और उसी को उठा करके अपने यहाँ भी फॉलो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप अपने यहाँ की सिचुएशन समझिए, अपने यहाँ का कल्चर, कल्चर का मतलब कि आपके यहाँ का वर्किंग कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको समझिए, तब आप किसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर बिना सोचे समझे कोई भी स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा, फिर उसके अपोजिट रिजल्ट भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने जो सोचा है उसके रिजल्ट उससे अपोजिट भी हो सकते हैं जो आपने सोचा हो सकता है। ठीक, इसके बाद आपको कुछ देखना है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? एथिकल इश्यूज का मतलब कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। देखिए, मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को इंक्रीज करना, तो ऐसा तो नहीं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आप कुछ गलत कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने टैक्सेस की चोरी चालू कर दी, आप गवर्नमेंट को प्रॉपर ईमानदारी से टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हैं। मान लीजिए आपने प्रॉमिस किया कि हम अपने कस्टमर्स को बढ़िया अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, लेकिन आप वो नहीं दे रहे हैं। आपका क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट कमाने का मतलब ये नहीं कि कैसे भी हम प्रॉफिट कमा लेंगे। प्रॉफिट कमाने का मतलब है आपको एथिकल इशूज फॉलो करने पड़ते हैं। पता चला कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करके जो आपके कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है, तो ये क्या है, ये आपको सारे एथिकल इश्यूज का मतलब कि क्या सही है क्या गलत, आपको सोसाइटी के इसको ध्यान में रखते हुए, सोसाइटल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्टडीज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एथिकल इश्यूज में आपको व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि टैक्स की चोरी करना आपको गलत काम है, तो आपको उसको नहीं करना चाहिए। या कस्टमर को आप झूठ बोल करके या कुछ ऐसा मिसलीड करके आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। कस्टमर के हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। सोसाइटल बेनिफिट या एनवायरमेंटल बेनिफिट को एक तरफ करके आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सारे एथिकल इश्यूज ऐसे हैं जिसको जब भी आप कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करें तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको हमेशा सोसाइटल वेलफेयर को ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या सही है और क्या गलत। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ स्टडी फेलियर। कॉस्ट ऑफ स्टडी, मान लीजिए कि अगर आपकी स्टडी फेल हो जाती है तो उसमें लगने वाली कॉस्ट, भाई जब किसी चीज को स्टडी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है, तो वो कॉस्ट आपको कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, उस कॉस्ट को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी। फिजिबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी। आप जब कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके सक्सेस होने के चांसेस क्या है या पूरी तरह से फेल। हालांकि आपने बिना उसकी टेस्टिंग या ग्राउंड लेवल पर कुछ भी उसका जाने बगैर उसको ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। फिजिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी क्या है, वो अगर वो स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे सक्सेस के क्या चांस है, आप उससे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक,
तो इसकी एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप जब स्टडीज बनाते हैं तो उसमें पहले से ही आपको एक आइडिया होता है उसमें, मतलब स्टडी का मतलब क्या, पॉलिसी बनाना। पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, इस वजह से ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। तो ऐसी कोई भी आपको उसमें एक्शंस या उसमें टैक्टिक्स या पॉलिसीज नहीं डालनी जिससे लोगों को इशू हो। अगर लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी तो हो सकता है फिर आपकी स्ट्रेटजी उतनी फ्रूटफुल ना हो, और वो क्या करे कि वो फेल होने के चांसेस में आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लॉस कर सकती है। तो आप हमेशा उसकी फीजिबिलिटी को चेक कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पर आप अपने स्टडी को एवेल्युएट करते हैं, और एवेल्युएट करने के बाद फिर आप उसको सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास क्या था कि हमारे पास स्ट्रेटजी क्यों लगाते हैं, अगर आपके पास 10 ऑप्शन है तो 10 ऑप्शन में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास क्राइटेरिया तो होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी क्लास में से हमें 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है, इसके लिए बाहर क्रिकेट टूर्नामेंट है, वहाँ से हमें 10 प्लेयर चाहिए। तो अब 10 प्लेयर्स में से हम ऐसा नहीं कि किसी भी 10 स्टूडेंट को उठा लेंगे, हम फिर उनमें से क्या है उनके कुछ क्राइटेरिया रखते हैं कि कोई ऑलराउंडर हो, कोई बॉलर हो, कोई बैट्समैन हो, कोई विकेट कीपर हो। तो हम क्या करते हैं इस तरह से सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन टीम का बन जाए, हमारा टीम का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें टूर्नामेंट या कंपटीशन जहाँ भी है उस कंपटीशन में हमें क्या करना है, जीतना है। उस कंपटीशन को हमें जीतना है। तो हम क्या करते हैं अपनी टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह से रखते हैं कि हम उस टूर्नामेंट को या कंपटीशन को जीत सकें। तो उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं कि हमारे पास किस तरह के बैट्समैन होने चाहिए, किस तरह के विकेट कीपर, किस तरह के बॉलर। तो ऐसे ही जब कंपनी में आप स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका वहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका मोटिव है वहाँ पर आपके जो शेयर होल्डर्स या है स्टॉक होल्डर्स हैं उनके वेल्थ को बढ़ाना, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है। तो वो कैसे पढ़ेंगे, जब आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जैसे फिजिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी, cost of steady failure, ethical issues, organization policy and culture, corporate goals and objectives, sustainable competitive advantage। जब ये सब आप ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करेंगे तब फिर आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। ये क्या है, ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये क्राइटेरिया हो गया, स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ गई। अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना, अपना जो स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है उसकी प्रोसेस क्या होती है जरा हम देख लेते हैं। ठीक, स्ट्रेटजी चॉइस, कंटिन्यूअस चैलेंज ऑफ एक्सरसाइजिंग चॉइस अमंग द ऑल्टरनेटिव। ये हमारे पास हमेशा एक चैलेंज होता है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करें। जैसे आप कभी दुकान में जाते हैं ना, तो आपके पास अगर 20-25 अच्छी अच्छी चीजें रख दी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये हमेशा एक चैलेंज रहता है। ठीक, सिलेक्शन अमंग द ऑल्टरनेटिव इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है क्या, कि आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव ऐसे नहीं सेलेक्ट कर लेना है, उसको प्रॉपर इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन का क्राइटेरिया हमने बता दिया। नाउ strategic choice can be defined as a decision to select from the grand strategy while taking into consideration the firm's objective। हम अपने जो फर्म्स के ऑब्जेक्टिव हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो ग्रांड स्ट्रेटजीज का मतलब है, जो हमारा बेस्ट स्ट्रेटजीज होती है, हमारे पास जो बेस्ट स्ट्रेटजीज होती है हम उनको सेलेक्ट करते हैं। चॉइस का मतलब ये नहीं कि जो भी आया, जब आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपके पास अगर आपके पास अ, आपको मिठाई बहुत पसंद है, ठीक, आपको बहुत पसंद है, आपके पास 10 तरह की मिठाइयाँ रख दिया बहुत बेहतर अच्छी क्वालिटी की, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो फिर आपको उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा, जो आपका फेवरेट होगा, आप सबसे पहले आप उसको उठाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि आपके पास जो स्ट्रेटजी होती है उसमें आपके पास कई अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रैंड स्ट्रेटजी। ग्रैंड स्ट्रेटजी
ठीक है ना। जब आप कभी कॉम्पिटिशन वगैरह देखते हैं टेलीविजन में, तो उसमें क्या होता है, ग्रैंड फिनाले होता है। ग्रैंड फिनाले में क्या होता है, पहले वो शुरू से सेलेक्ट करके चले जाते हैं, फिर उसके फाइनल में लास्ट में कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर बचते हैं, आप एक तरह से ये मान करिए कि वो कुछ ऐसी स्टडीज हैं, जो कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिनको हमें, जिनमें से हमें बेस्ट स्टडी को सेलेक्ट करना है। ठीक, अब उसी में से आपको उनके बीच में कंपटीशन होता है, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन करवाते हैं। तो कंपटीशन के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, तो हमने उसके लिए कुछ क्राइटेरिया आपको बता दिए कि आपको कुछ क्राइटेरिया के बेस पर आपको स्टडी को सिलेक्ट करना है। तो फिर जब उनमें से जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें से भी हमें बेस्ट स्ट्रेटजी, ग्रांड स्ट्रेटजीज को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को मैच कर सके या हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी की, इसकी प्रोसेस कैसे होती है और हम इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहला स्टेप है फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स। फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स। इसके बाद एनालिसिस द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स, उसको एनालिसिस करना, फिर इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स, फिर चूजिंग फ्रॉम द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स। चार स्टेप हैं हमारे। हमें स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये चार मेन स्टेप है, जो हमारी चॉइस को निकाल के बाहर लाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम इनको जरा एक एक करके देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहला देखते हैं फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बना हुआ है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू ए मैनेजेबल नंबर ऑफ फिजिबल स्ट्रेटजीज, इट कैन बी डन विद गैप एनालिसिस। ये देखिए गैप एनालिसिस है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। जो वर्टिकल एक्सेस है वो आपकी एक एक्सेस हो गई और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यहाँ पर दो एक्सेस दी हुई है। टाइम और परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है। टाइम और परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है कि किस समय पर हमें इसको मेजर करना है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए आपका T1 समय पर, आपका T1 समय पर परफॉर्मेंस, ये जो लाइन बनी है ना आपकी, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, T1 समय पर आपका ये है। ठीक, T2 समय बाद, T2 समय बाद आपका परफॉर्मेंस कहाँ, ये जहाँ एरो जा रहा है, ये एरो जा रहा है। ठीक है ना। तो आपने क्या किया है, अपना एक लेवल सेट कर रखा है परफॉर्मेंस का। मान लीजिए आप, हम इसको थोड़ा एग्जांपल से ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी कंपनी में से 20 लोगों को या 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, 10 लोगों को सेलेक्ट करना है अपने, उनको प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोशन के लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या है, आप कैसे सेलेक्ट करिए, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आपको पहले तो पता नहीं वो कैसा करते रहे, लेकिन अब आगे से आपको क्योंकि पता है कि आपको उनको प्रमोट करना है, तो आप क्या करें, आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चालू कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चालू कर रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि आपने 10 लोगों को सिलेक्ट करना है और कंपनी में जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ पर काम कर रहे हैं 50 लोग, तो आप 50 में से 10 सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको मेजर करना चालू कर देते हैं। आपने देखा आपकी परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक, तो ये हो गया T1 टाइम। धीरे 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 आप क्या कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से आप मेजर करते चले जा रहे हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट मंथ में आपने देखा कि उसमें से कुछ लोग निकल जाएंगे जो आपके मेजरमेंट पर फिट नहीं हो रहे होंगे। आपको फर्स्ट मंथ में ही पता चल जाएगा कि इसमें से तो इनको अलग कर दिया जाएगा। ठीक, फिर दूसरे मंथ में और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाए, क्योंकि आपको तो बेस्ट 10 लेने हैं ना, आपको बेस्ट 10 लेने हैं। ठीक, तो क्या करेंगे आप उसको, फिर नेक्स्ट थर्ड मंथ में आएंगे, तो थर्ड मंथ में और आप देखेंगे और काफी लोग हट जाएंगे। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे कि जो लास्ट में बचेंगे उसमें से आप जितने होंगे, जो बेस्ट होंगे, वो आपके 10-11 जो भी बचेंगे, आप उसको चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल और देखिए कि जब मैराथन वगैरह दौड़ वगैरह होती है, जो कंपटीशन होता है, जैसे इस समय ओलंपिक कंपटीशन चल रहा है, तो ओलंपिक में क्या होता है कि उसमें कई कंट्रीज के प्लेयर खेले जाते हैं, लेकिन वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? जब जैसे हमारे यहाँ से कोई भी जाता है तो क्या होता है, तो केवल एक ही प्लेयर नहीं होता कि सीधा वो निकल जाता है, उसके जैसे कम से कम कई 10 से 15 20 प्लेयर होते हैं जो साथ में स्टार्ट करते हैं, साथ में परफॉर्मेंस चालू करते हैं, और जब सिलेक्शन का टाइम होता है तो उसमें 2 ही 3 या 4 5 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ये क्या है, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। पहले क्या है, सब लोग कहते हैं कि मैं अच्छा कर लेता हूँ, मैं अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन जब हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करना चालू करते हैं, तो जब एंड टाइम जो लास्ट टाइम होता है, तब हमें वहां पर पता चलता है कि हमारे पास कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। हम उनमें से अल्टरनेटिव्स को अपने रिड्यूस करके चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, यहाँ पर बहुत ढेर सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स होंगे, लेकिन जब आपका यहाँ पर आएंगे जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, मतलब कि जो आपको चाहिए होता है, वहां पर जब आप आएंगे तो आपके पास बहुत कम ही अल्टरनेटिव रह जाएंगे। आपके पास बहुत कम अल्टरनेटिव, ये फिर एक गैप क्रिएट होता है। देखिए, ये आपका एक गैप है क्या, ये यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव थे, यहाँ पर आपके पास केवल डिजायर्ड जितने आपको चाहिए थे उतने अल्टरनेटिव आपके पास रह जाते हैं। ठीक, तो ये एक गैप क्रिएट है। ठीक है ना? तो आपने क्या किया, इसके हिसाब से आपने अल्टरनेटिव को कम कर लिया। पहले आपके पास जो 50 ऑप्शन थे, अब आपके पास केवल 10 ऑप्शन बचे। ठीक, तो ये कहलाता है गैप एनालिसिस। दूसरा दूसरा तो देखते हैं एनालिसिस द स्टैटिक अल्टरनेटिव। अब जो आपके पास बचे हैं, अब उसमें से देखना है आपको उसमें से देखना है। द सेलेक्टेड feasible alternatives have to undergo through analysis and such an analysis rely on certain factors। अब क्या है कि आपके पास जो बचे हुए feasible alternatives है, मतलब कि जिसमें संभावित खिलाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर है feasible का मतलब पॉसिबल अल्टरनेटिव। जैसे जब इंडिया की टीम जाती है कहीं खेलने, या फुटबॉल क्रिकेट हॉकी जो भी है, तो उसमें हम लोग कितने feasible 15 20 18 इस तरह से रहते हैं ना, वो हमारे पास लास्ट में जो बचे होते हैं वो होते हैं। अब क्या होता है, द सेलेक्टेड feasible alternatives have to undergo thorough analysis and such an analysis rely on certain factor। अब हमारे पास जो ये 15 20 बचे हैं, उसको क्या है, हमको एनालिसिस करना है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास feasible alternatives बचे हैं उनको हमें एनालिसिस करना है। अब जैसे वहाँ पर जैसा क्रिकेट टीम या ओलंपिक होता है, तो उसमें उनके खेल के क्राइटेरिया के कुछ फैक्टर होते हैं जिसके बेस पर उनको सिलेक्ट करना होता है। हम यहाँ पर जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में है, यहाँ पर क्या है, उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर हमें स्टडीज को सेलेक्ट करना है। ठीक, तो वो कुछ फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, वो 2 तरह के फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर और एक होते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर और एक होते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर में क्या होता है, बेस्ड ऑन एनालिटिकल टेक्निक्स, आपकी कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया रखते हैं। ठीक है, दे आर हार्ड फैक्ट्स और डेटा टू फैसिलिटेट स्टडी चॉइस। दे आर हार्ड फैक्ट्स मतलब कि आप क्या देखते हैं, अब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक तो पहला ये कि जैसे यहाँ पर बेस्ड ऑन एनालिटिकल टेक्निक, देयर आर हार्ड फैक्ट्स और डेटा टू फैसिलिटेट, कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, और उनके जो रिकॉर्ड है या फैक्ट, उनके जो एनालिसिस होती है, आंकड़े होते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इनको तो रखना ही रखना है, इनको तो रखना ही रखना है। अगर आप लोगों ने देखा हो, कोई भी गेम हो, तो उससे ये बनती है कि अगर किसी प्लेयर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि इसको तो हमें रखना ही रखना है। तो ये होते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव फैक्टर। हम क्या करते हैं, उनका एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल एनालिसिस कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और पिछले 2 4 साल में कैसा रहा, उसके रिकॉर्ड कैसे रहे, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव फैक्टर। फिर
सब्जेक्टिव फैक्टर में क्या होता है? अच्छा हाँ, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में दिया है मार्केट शेयर, मार्केट डिमांड, कॉस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो उसका मार्केट शेयर कितना रहा है, मार्केट शेयर कितना रहा है, उसकी मार्केट डिमांड कितनी रही है, उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, ये कुछ ऐसे फैक्टर। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी मार्केट में डिमांड, उसका मार्केट शेयर कितना है, उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, उस इन फैक्टर्स के बेस पर आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक, या आप देख रहे हैं कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन से आपके ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में शेयर कितना है, कितना मार्केट शेयर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, आपकी उसमें कॉस्ट कितनी लगती है, तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको आप क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म में एनालाइज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप स्टडियाँ बना सकते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है? बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारा पर्सनल जजमेंट। जैसे हम किसी को जज कर रहे हैं, अब जब किसी पर्सन को प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है तो जो सेलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको वॉच करते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं और देखते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि इस प्लेयर में कुछ पोटेंशियल है, अगर उनको लगता है कि इस प्लेयर में कुछ पोटेंशियल है तो वो क्या करते हैं, फिर उसको उसमें रख लेते हैं। ये उनका नजरिया होता है कि हो सकता है कि ये हमारे टीम को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है ना? तो बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है और उनका जो पर्सनल जजमेंट होता है वो कहलाता है सब्जेक्टिव फैक्टर। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, उसमें कुछ फैक्टर जो अल्टरनेटिव हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट परसेप्शन। टॉप लेवल मैनेजमेंट परसेप्शन क्या होता है कि वो किसी पर्सन के बारे में सोचता है, किसी स्ट्रेटजी के बारे में सोचता है कि ये स्ट्रेटजी हमारी फ्रूटफुल हो सकती है या इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम हमारे पास जो फीजिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर और सब्जेक्टिव फैक्टर के बेस पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टेप 3, इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव। क्या करना है, स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव से उनको इवैल्यूएट करना है। नाउ इट बेसिकली इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एनालिसिस done on the basis of selection factor. It basically involves bringing together the analysis done on the basis of selection factor. मतलब कि आपके पास जितने भी फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स आए थे, आपके पास काफी कुछ फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स आ गए थे, आपने क्या किया, उनको एनालाइज किया, उनको एनालाइज किया इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स के हिसाब से। आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर के हिसाब से उनको एनालाइज कर लिया था। ठीक, तो इसमें हम दोनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जितने भी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आती है उनको हम निकाल लेते हैं। ठीक, देयर इज नो सेट प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजीज may use any approach according to circumstances. अब यहाँ पर ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हाँ, अगर आप एक डिसीजन मेकर हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको कोई प्लेयर सेलेक्ट करना है तो आपके प्लेयर पर आपने कुछ उसका परफॉर्मेंस देखा होगा, कुछ उसके पुराने रिकॉर्ड देखे होंगे, इस हिसाब से आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, लेकिन उस सेलेक्ट करने के लिए कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, कोई सेट प्रोसीजर नहीं है। वो क्या होता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से जैसी सिचुएशन होती है वैसा सेलेक्ट किया जाता है। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसी कंडीशन होती है हम वैसे ही सेलेक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि आपको जैसे वर्ल्ड क्रिकेट टीम को आप देख रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप किस कंट्री में हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा बेहतरीन बैट्समैन या बॉलर या ऑलराउंडर पर जो भी है, लेकिन उस कंट्री में उस सिचुएशन में वहां के पिच पर वो उतना फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। अपने यहाँ तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपने उसका परफॉर्मेंस यहाँ देखा है। ठीक, तो उसके बेस पर तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो वहां की कंडीशन में फ्रूटफुल हो पाएगा या नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है कि
आप ये बता सकें कि हाँ ये बिल्कुल सही है और वो वहाँ पर बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अब जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपने केवल उसे यहाँ कर, वहाँ पर इस बात की गारंटी नहीं है। तो आपके पास ऐसा कोई भी प्रोसेस या कोई भी ऐसी एनालिसिस मशीन नहीं है कि आप पता लगा लें कि हाँ ये वहाँ पर सक्सेस होगा ही होगा। ये क्या होगा, तो यह सिचुएशन टाइम के अकॉर्डिंग ही आप उन स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या था, इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव, आपने वो सारी स्ट्रेटजी इकट्ठी कर ली थी, सारे प्लेयर्स इकट्ठे कर लिए थे, ठीक। उनमें से अब किसको सेलेक्ट करना है, आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको जो लगता है कि इस सिचुएशन, इस परिस्थिति में ये प्लेयर है या ये जो स्ट्रेटजी है आपको बेटर रिजल्ट दे सकती है, आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। वी यूजली फॉलो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से मतलब है कि आपका ये ओन डिसीजन है, आपका ओन डिसीजन इस बात से रिलेटेड है कि आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे, ठीक। तो ये क्या है, इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, आपके पास जो भी अल्टरनेटिव आते हैं, आपके पास जो भी अल्टरनेटिव आते हैं उसमें से आपको जो सेलेक्ट करना है, उसके पास उसके लिए आपके पास कोई सेट प्रोसीजर नहीं है। वो केवल आप जो सर्कमस्टांसेस हैं, भाई आपको जो कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, आपने केवल उस क्राइटेरिया के बेस पर ही उनको सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इस उसके सक्सेस और अनसक्सेस होने के आपको बारे में नहीं पता, लेकिन आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपके जो कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बेस्ट कर दिया है। इसलिए क्या है, आपने जितनी आपके पास फिजिबल आपने फैक्टर्स के बेस पर अलग किए थे अल्टरनेटिव, उनको आपने इवेल्युएट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हम जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ये देख लीजिए। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं जो हमें अचीव करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हम उसके बाद उसको अचीव करना है, तो उसमें हमें क्या क्या प्रोसेस लगेगी, उसके लिए हमें डिसीजन बनानी होती है। तो उस डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, सबसे पहले तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपने देखा होगा वहाँ का मिशन, आप ये सब पढ़ चुके हैं, मिशन वगैरह जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सबसे पहले सेट हो जाते हैं प्लानिंग में, ठीक। तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट कर लेने हैं जो आपको अचीव करने हैं। फिर आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव वेज, आपको फिर उसके आप कुछ जो कुछ दूसरे तरीके हैं, तो अल्टरनेटिव आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आपके पास जो अदर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हो सकते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारे पास इसकी कुछ अल्टरनेटिव अवेलेबल है, हमारे पास क्या इसकी कुछ अल्टरनेटिव अवेलेबल हो सकते हैं। अगर है तो फिर हमें अपने उन अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद ईच अल्टरनेटिव इज इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, जितने भी अल्टरनेटिव हैं इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, जब आपकी टीम गई है तो टीम को क्या था, वहां को जीतने के लिए भेजा है आपने, आपका ऑब्जेक्टिव था जीतना। तो अब आपके पास जितने भी प्लेयर हैं वो सब आपके ऑल्टरनेटिव हैं, मान लीजिए मैक्सिमम जो भी आपके बचे हुए हैं ऑल्टरनेटिव, आपको अब आपको उनको एवेल्युएट इस तरह से करना है कि क्या ये वहाँ की परिस्थिति में आपको जीत दिला सकते हैं, इस बात के लिए आपको एवेल्युएट करना है। तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं और आपने जो अल्टरनेटिव एवेल्युएट किए, उनको अपने ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कीजिए। ये अल्टरनेटिव क्या आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल है, ये अल्टरनेटिव आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल है। अगर हाँ, तो फिर आगे क्या है, बेस्ट इज इक्वल। आपको लगता है जो भी अल्टरनेटिव या आपके अल्टरनेटिव जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में आपको कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उनमें से जो बेस्ट होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसीजन बनाते हैं। ये आपकी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है
जिसके जरिए आप क्या होता है, जो अपनी स्टडीज होती हैं अल्टरनेटिव उनको इवेल्युएट करते हैं। जो स्टडीज होती है उनके अल्टरनेटिव को आप इवेल्युएट करते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जरिए। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जरिए आप अपनी स्टडीज को इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक, अब आगे आते हैं choosing among the strategic alternatives. Choosing among the strategic alternatives. Evaluation leads to clear idea which alternative is most suitable under the existing condition. अब कह रहे हैं कि जब आपने इवेल्युएट कर लिया, सब कुछ पता लग गया, तो आप उसमें से जो मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल करता है, आपको लगता है कि ये इस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट फिट है, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है। आपके पास जो पहले एक धुंधली तस्वीर थी, अब वो तस्वीर क्लियर है कि हाँ, मुझको ये अल्टरनेटिव मेरे लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। ठीक, नाउ one or more strategies are chosen and a blueprint is prepared under which those strategies are operated. अब क्या होता है, आपको अगर लगता है कि एक या एक से ज़्यादा ऐसी कोई स्ट्रेटजी है तो आपको लगता है कि अब वो उस कंडीशन में आपकी फिट बैठ रही है, तो आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं और फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं जहाँ पर उनको अप्लाई करना है, जहाँ पर उनको ऑपरेट करना है, जहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो सब आप उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। Contingency strategies are also formulated in order to deal with unforeseen situation. हाँ, एक चीज और, मान लीजिए आपने ये बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिए हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर ली, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साथ में ही इसके साथ आपको कुछ कॉन्टिंजेंसी मतलब कि कुछ हेल्पिंग स्ट्रेटजी या आप ये सकते उनकी कुछ साथ में कुछ स्ट्रेटजी और इस तरह की भी आपको बनानी है जो कभी इस सिचुएशन के लिए हो सकती है, जो परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज आपको बना लेनी चाहिए। क्योंकि आपने जब ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको क्या है कि सारी कंडीशन आपके अकॉर्डिंग चलती रहे। कभी कभी अनफॉर्चुनेट मतलब कि अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन भी हो सकती हैं, तो आपको उन अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन से निपटने के लिए भी आपको कुछ स्ट्रेटजीज बना लेनी चाहिए। अगर फ्यूचर में कभी आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, पता चले कि आपने केवल करंट सिचुएशन को देखते हुए आपने स्ट्रेटजी बना ली और फ्यूचर में हो सकता है कि आपका उससे अलग कुछ हटकर कोई चीज हो जाए, तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उससे जो फ्यूचर में आने वाली कुछ प्रॉब्लम है उनको भी आइडेंटिफाई करके या उनका एक फिजिबिलिटी तलाश करके उनके से रिलेटेड भी आप कुछ स्टडीज को फॉर्मुलेट कर लेना चाहिए, जो उसके एक जो अपने रेगुलर स्टडीज बनाई है उनके सपोर्ट में वो चल सकें, कि अगर कभी वो स्टडीज फेल हो जाती हैं तो कम से कम आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट तो रहे, आपको ये पता है कि हाँ, अगर एक स्टडी फेल हो गई तो मेरी ये स्टडी को हम इम्प्लीमेंट करके हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इसी वजह से स्टडीज की प्रॉपर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जरूरी होती है। ठीक, तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम स्ट्रेटजिक चॉइस, जब हम स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये फॉलो करते हैं। So these are the steps which will be followed by when we selecting when we select any strategy. तो अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स पर अपना नाम जरूर लेते हैं। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। If someone has any queries, you can ask now. Let's check who have not written their name.
जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया है क्लासेस ओवर नाउ, वो लोग जा सकते हैं। जिनकी कोई क्वेरी हो और या जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वो लोग अपना नाम लिख दीजिए। राशि श्रीवास्तव, बेटा आपने अपना नाम नहीं लिखा सर। राशि, आप अपना नाम लिख लीजिए। आई एम चेकिंग दैट। कुणाल, काशी। Thank you for all of you. See you tomorrow with next topic.